इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो अगले 2 रोज़ हो रही है, तकरीबन तमाम ही वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ख़ास तौर पर चाइना के वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान आए। स्ट्रेटजिकली इस वक्त पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी इस कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान में इनेकाद से? देखिए जी, पाकिस्तान के बारे में बारहा ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान इतनी माशी मुश्किलात में है इस वक्त कि वो अब डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट हो गया है। तो एक तो ये बहुत जो एक नेगेटिव रिसेप्शन था, ये इस कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान में इनेकाद होने से भी डिस्पेल होता है। फिर दूसरी अहम बात ये कि इस कॉन्फ्रेंस में जो इसकी मेंबरशिप है, जो पहले शंघाई 5 थी और अब 10 मेंबर्स हैं, वहाँ पाकिस्तान को एक सर्टेन एज हासिल है। तो इस यूरो एशियन रीजनल जो सेटअप है, उसमें पाकिस्तान के चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के रशिया से बेहतर होते हुए ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ईरान के साथ भी अच्छे फंक्शनल रिलेशंस रखना चाहता है, और मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ कॉन्स्टेंटली इंगेज होता है और अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जो एम्बेड बन रहा है इस कॉन्फ्रेंस का, वो पाकिस्तान को कदर एडवांटेजेस पोजीशन में रखता है। दूसरी बात ये जी कि पाकिस्तान अपने माशी मसाइल की वजह से, उसके ऊपर ये बात अब बहुत ज़रूरी हो गई है कि वो ऐसे इक़्तिसादी नए रिश्ते बनाए जिससे उसकी माशी ऑप्शंस में इजाफा हो। तो मैं समझती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस उसका एक बेहतरीन फोरम है। और दूसरी भी बात ये कि जी रीजनली हम बहुत समझिए जुड़ नहीं रहे थे। सार्क तो ख़त्म हो गई थी, सार्क के तो कोई नाम भी नहीं लेता, और इंडिया पाकिस्तान के मसाइल की वजह से सार्क इज़ अ डेड हॉर्स। तो ऐसी सूरत हाल में इस कॉन्फ्रेंस में होना पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली अच्छा है, इकनॉमिकली अच्छा है, स्ट्रैटेजिकली अच्छा है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो इस वक्त टेररिज्म का समझिए हमारा बहुत सबसे बड़ा मसला है, उस टेररिज्म के लिए कलेक्टिव कोलैबोरेटिव मैकेनिज़म्स मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान हिस्सा बनेगा। सही। तो अहमद साहब, अब ज़ाहिर है चूँकि भारत की नुमाइंदगी भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी रिसेंट पास्ट में पिछले 5-6 साल में जो ताल्लुकात रहे हैं, वो सबको उसका इल्म है पूरी क्या कुछ होता रहा है। क्या वहाँ भी कोई बर्फ़ पिघल सकती है, कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों ममालिक के दरमियान पैदा हो सकता है? लेकिन माजी में भी ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन उसके कोई फ्रूटफुल नताइज तो नहीं सामने आ सके हैं। इस बार कोई ऐसी उम्मीद या तवक्को हम लगा सकते? मेरे ख्याल है कि जब भारत का नाम आता है ना, तो पाकिस्तान और सारे अवामिल भूलकर उसका फोकस भारत हो जाता है। भारत इस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा है। भारत के लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ना पाकिस्तान भारत के लिए की गई है। ये तो एक मल्टीलैटरल फोरम है। जिस तरह लास्ट ईयर बिलावल भुट्टो साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और वो तशरीफ़ ले गए थे इंडिया, बावजूद उसके कि बहुत क्रिटिसिज्म था कि वो इंडिया क्यों जा रहे हैं। इसी तरह जयशंकर, जो कि बहुत सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं एससीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप इससे एससीओ की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि भारत पाकिस्तान से अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद इस अपॉर्चुनिटी को टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस मिस नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक मॉरल हाई पॉइंट है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस का एक जो बहुत अहम पिलर है वो है काउंटरिंग टेररिज्म। तो एक ऐसा मुल्क जो हर वक्त पाकिस्तान को ये कहता है कि जी आप तो टेररिज्म स्पॉन्सर करते हैं, और उस पर उसने एक पूरा झूठा प्रोपेगेंडा का फ्रेमवर्क बिल्ड किया हुआ है, वो उस मुल्क में आके उस कॉन्फ्रेंस में बैठेगा जहां पाकिस्तान हिस्सा है काउंटर टेररिज्म पैराडाइम्स का। वो इसको होस्ट कर रहा है, इस कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सनशिप उसके पास है। तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ भारत आया, और हम भारत का अच्छे तौर पे उनको वेलकम भी करेंगे। हम वो वाली चीज़ें नहीं करेंगे जो बिलावल भुट्टो साहब को फेस करनी पड़ी दिल्ली में और फिर सख्त जवाब देने पड़े। तो हम अपनी मेज़बानी के पूरे फ़राइज़ निभाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान। जैसे और ममालिक आ रहे हैं वैसे इंडिया भी आया है, और पाकिस्तान ने इनवाइट भेजा था। तो अब मोहम्मद साहब, इस कॉन्फ्रेंस की का जो बुनियादी मकसद है, या इस तंजीम का जो बुनियादी मकसद है, चूँकि इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा है, तो ये असल मकसद है कि 10 ममालिक आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे रखें, ट्रेड होती रहे, कोई तखरीबकारी की या कोई मनफी ऐसी सोच पैदा ना हो,
या फिर दुनिया को भी कोई ऐसा मजबूत पैगाम इस प्लेटफॉर्म से दिया जा सकता है, चूँकि ये 10 ममालिक मिलकर आप दुनिया की आबादी का 40% बनते हैं, ये 25% दुनिया की मईशत का बनते हैं, ये दुनिया की GDP का कोई 32% बनते हैं। तो कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिस तरह इस वक्त फ़लस्तीन या गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, क्या वहाँ के इशूज़ पर भी कोई आवाज़ उठाई जा सकती है, या फिर सिर्फ ट्रेड तक ही महदूद रहना है या दहशतगर्दी के मामला तक महदूद रहना है इसमें? देखिए, जब शंघाई 5 की तश्कील हुई थी और जब इसकी एक्सपेंशन हुई थी तो इसका एम्बेड रीजनली था और उसमें कनेक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंज, काउंटरिंग टेररिज्म, डिफेंस, सिक्योरिटी और क्लाइमेट के ऊपर काम करने के हवाले से द कंट्रीज हैड कम टुगेदर। लेकिन लार्जली डिफेंस एंड सिक्योरिटी था, क्योंकि उस वक्त भी टेररिज्म का बहुत सामना था इस हिस्से को, इस रीजनल ब्लॉक को। लेकिन अब अगर कोई समझिए सफ़बंदियाँ हुई दुनिया में और उस सफ़बंदी में कोई कोलैबोरेशन हुई या कोई लीडिंग किरदार अदा किया रशिया और चाइना ने, तो जाहिर है ये कॉन्फ्रेंस जो है ये एक पिवटल किरदार अदा करेगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस का में ईरान भी है और ईरान की रिप्रेजेंटेशन भी है। फिर इस कॉन्फ्रेंस में शायद ऑब्जर्वर स्टेटस अफगानिस्तान का भी है। इस वक्त जो टेररिज्म का सामना अफगानिस्तान से पाकिस्तान को है, ये वो तमाम ममालिक हैं जो तालिबान के साथ, खुसूस चाइना, रशिया और ईरान, इनके ज़रिए हम कन्वे कर सकते हैं तालिबान को कि ये जो इस वक्त समझिए एक फासला आया है अफ़गानिस्तान और तालिबान, या तातुल आया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में टेररिज्म की वजह से, उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, ये नॉन वेस्टर्न है, यूरो एशियन है। ये पहली बहुत बड़ी, बहुत फाल नॉन वेस्टर्न कोलैबोरेटिव मॉडल पे मबनी ऑर्गेनाइजेशन है और ये समिट ऐसे वक्त पर आया है कि इंतहाई अहम है। बायलैटरल मीटिंग्स तो होंगी, लेकिन उन मीटिंग्स में ज़रूर ये बात सामने आएगी कि ये जो इस वक्त हमें एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट नज़र आ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जहाँ ऐसा लगता है कि कोई रूल ऑफ लॉ, कोई ऑर्डर, कोई ग्लोबल ऑर्डर है ही नहीं। आज जो लेबनान में हुआ, जो वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स हैं, जहाँ ये भी हो सकता है कि घरों में रखे हुए माइक्रोवेव ओवन्स फट जाएं, फ़ोन फट जाएं, ATM मशीन्स फट जाएं और आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक वेपन में तब्दील कर दिया जाए, जो इस वक्त इजराइल कर रहा है लेबनान में। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई ऑल्टरनेटिव पैराडाइम की ज़रूरत है? तो मेरा ख्याल है कि टाइमिंग बहुत अहम है। अब देखना है कि ये किस हद तक आगे जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।